दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप के बाद जिस तरह ममता बनर्जी सरकार ने इस मामले को डील किया है, उसने पूरे देश का सिर शर्म से नीचा कर दिया है। पहले अस्पताल और पुलिस ने इसे रेप नहीं सुसाइड बताया। जिस कॉलेज प्रिंसिपल का खुद के रोल पर डाउट था, उसे प्रमोशन देकर दूसरे अस्पताल में भेज दिया गया। फिर पुलिस की तरफ से क्राइम सीन को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। पहले वहां कंस्ट्रक्शन वर्क के नाम पर एक दीवार तोड़ दी गई। फिर रात के अंधेरे में पुलिस के रहते सैकड़ों गुंडों ने क्राइम सीन पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटा दिए। ममता बनर्जी ने बिना किसी सबूत के तोड़फोड़ करने वालों को राम और वाम वाले गुंडे बता दिए। और इस सब से जब पब्लिक का गुस्सा बेकाबू हो गया, लोगों ने इमोशनल होकर सोशल मीडिया पर इस पर पोस्ट लिख दी, तो कोलकाता की होनहार साइबर पुलिस ने 280 लोगों को नोटिस भेज दी। मतलब जिस पुलिस को इतने सालों तक ये नहीं पता है कि इस मामले में रेप का आरोपी उसका वॉलंटियर संजय राय खुद हिस्ट्री शीटर था, उसी पुलिस ने पहली फुर्सत में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया। रेप जैसा घिनौना क्राइम किसी भी स्टेट में हो सकता है दोस्तों। ये भी सच है कि ऐसे हर क्राइम के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को दोषी नहीं बता सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर कहीं पर ऐसा क्राइम हो जाए तो उसके बाद वहां की सरकार और मशीनरी काम कैसे करती है? क्या वो इस इंसिडेंट को लेकर शर्मिंदा है? क्या वो उसकी ईमानदारी से जांच करवाना चाहती है? लेकिन ममता सरकार के बारे में ऐसी कोई बात नहीं लगती। और ये मैं नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। After the crime was detected in the early hours of the morning, the principal of the hospital tries to pass this off as a suicide. The parents are not allowed to see the body. The parents are not allowed to see the body until the night. No FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिस पुलिस को क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना था, वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रही और गुंडों की भीड़ अस्पताल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर गई। और इन सब के बावजूद ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब करने वाले वाम और राम वाले गुंडे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब बंगाल में किसी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ हो और उस पर ममता बनर्जी ने इनसेंसिटिव स्टेटमेंट न दिया। 2022 की इंडिया टुडे की ये रिपोर्ट देखिए। इस खबर पर रिएक्ट करते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि हमें यह भी देख लेना चाहिए कि जिस लड़की की रेप के बाद मौत हुई, कहीं वो पहले से प्रेग्नेंट तो नहीं थी, या लड़की का उस लड़के से अफेयर तो नहीं था, क्योंकि मुझे यह बताया गया कि लड़की का उस लड़के से अफेयर था। मतलब 14 साल की लड़की की रेप के बाद मौत हो गई और ममता बनर्जी सुनी सुनाई बातों के बेस पर यह एस्टैब्लिश करने में लगी थी कि जिस लड़की का रेप हुआ उसका तो उस लड़के से अफेयर था। इसी तरह 2012 में ट्रेन में सफर कर रही एक औरत को कुछ लोग ट्रेन से घसीटकर रेलवे ट्रैक पर उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं। इस मामले में ममता बनर्जी का स्टेटमेंट सुनकर आपका दिमाग भन्ना जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि इस औरत ने रेप का इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि इसका पति सीपीएम सिंपैथाइजर है, यानी सीपीएम पार्टी से हमदर्दी रखता है या उसका वोटर है। हैरानी की बात यह है कि जिस औरत के लिए ममता ने बात कही थी, उसके पति को उस वक्त गुजरे 11 साल हो चुके थे। इसी तरह 6 फरवरी 2012 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से वापस अपने घर जा रही एक लड़की से रेप हो जाता है। इस बार ममता बनर्जी कहती हैं कि इस पूरी घटना को उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब वो उस घटना की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठा देती है। उनके इस बयान पर हंगामा होता है तो वो इससे पलट जाती है। ये खबर आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया के पोर्टल पर पढ़ सकते हैं। इसी तरह 2013 में बंगाल के कामदुनी में एक औरत के साथ रेप हो जाता है। ममता घटना के कुछ दिन बाद उस जगह पर पहुंचती हैं, जिससे लोकल महिलाएं काफी नाराज हो जाती हैं। ममता को जब इस पर कोई जवाब नहीं सूझता तो वो ये कह देती हैं कि हंगामा करने वाले सारे लोग सीपीएम से जुड़े। और इस क्लिप को कौन भूला होगा, जब एक टीवी प्रोग्राम में एक लड़की ममता बनर्जी से बंगाल में महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सवाल पूछती है तो वो भड़क जाती हैं और उस लड़की को उन्होंने क्या बताया और कैसे डिबेट से जाने की बात बोली, आप देखिए। Ma'am, the conduct of certain people like Mr. Madan Mitra and Honorable Islam, they have left a bad taste in the mouth for most of us. It has disturbed us, and people in power should be acting in a more responsible way, ma'am. I must tell you, you are a CPM cadre. This team, you only 50% here. Out of 50%, you tell me who are asking the question. There are so many things. No, there are so many things. These are the key issues. CPM and Maoist, they are working together. They are the Maoist cadre, I am telling you. We're coming to We have left some cadre. ऐसी ये 4-5 नहीं, कई घटनाएं हैं। आपकी तसल्ली के लिए हम इन तमाम घटनाओं की न्यूज क्लिप तो यहाँ लगा ही रहे हैं, साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन खबरों की न्यूज लिंक भी दे रहे हैं, जाकर जरूर देखिए। ये खबरें अपने आप में बताती हैं कि बजाय रेप की घटनाओं को सीरियसली लेने के, ममता की पहली कोशिश ये होती है कि ऐसी हर घटना को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाए। तभी तो कभी उन्हें रेप विक्टिम का पति लेफ्ट से जुड़ा लगता है, कभी उन्हें रेप पीड़िता के लिए इंसाफ मांग रही सीपीएम से जुड़ी लगती है, कभी उन्हें 14 साल की रेप विक्टिम ही रेपिस्ट की दोस्त लगती है, तो कभी उन्हें रेप वाली जगह पर तोड़फोड़ करके सबूत मिटाने वाले लोग बीजेपी और लेफ्ट के लगते हैं। और टीवी प्रोग्राम में कोई लड़की महिला सेफ्टी पर सवाल पूछे तो ममता दीदी उसे नक्सली बताकर वहां से चली जाती है।
हैरानी है कि ये रवैया एक चीफ मिनिस्टर का है और उससे भी बढ़कर एक महिला चीफ मिनिस्टर का। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसी घटनाएं किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, मगर सवाल ये है कि आप उन घटनाओं पर रिएक्ट कैसे करते हैं। ममता बनर्जी या तो इन घटनाओं की ऑथेंटिसिटी पर ही क्वेश्चन उठा देती हैं या फिर उन्हें पॉलिटिक्स से जोड़ देती हैं, और जब लोग इस पर गुस्सा करें या कुछ लिख या बोल दें तो उनकी साइबर पुलिस और स्टेट पुलिस उन्हें नोटिस भेजकर उनको डराने की कोशिश करती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें क्लियरली लिखा है कि जब से कोलकाता की ये वारदात हुई है तब से कोलकाता पुलिस ने इस मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर एक लड़की को अरेस्ट किया और 280 लोगों को नोटिस भेजा है। जी हाँ, 280 लोगों को नोटिस। इन मामलों में पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने बिना वेरीफाई किए चीजें लिखी। जिस लड़की को अरेस्ट किया है उस पर इल्जाम है कि उसने ममता बनर्जी को लेकर गलत बात लिखी। अब मैं पूछता हूं, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? जो कोलकाता पुलिस आम लोगों को अनवेरिफाइड बातें लिखने के लिए नोटिस भेज रही है, पहले वो ये बताए कि जिस लड़की से रेप हुआ उसके रेप को बिना वेरीफाई किए हुए आत्महत्या किसने बताया? ब्रो, हेलो, मतलब जिस लड़की की आंखों से खून निकल रहा था, हड्डियां टूट गई थी, शरीर पर इतने जख्म थे कि आप गिन न पाए, क्या उसका शरीर देखने पर इन लोगों को ये लगा कि इस लड़की ने ये सारे जख्म खुद को देकर सुसाइड कर लिया? मतलब शर्म नाम की कोई चीज बची है? या उसे भी बंगाल की खाड़ी में बहा आए हो भैया? और उस पर भी आम लोगों को ये धौंस दे रहे हैं कि तुमने बिना वेरीफाई किए ये कैसे लिख दिया। अरे चंपुओं, नॉर्मल आदमी न तो सरकार है और न ही पुलिस कि उसके लिए कुछ लिख देने पर अदालतें अपना फैसला सुना देगी। अगर वो कुछ गलत लिख रहा है तो बेशक उसे नोटिस भेजो, उसे आगाह करो, मगर उससे पहले अपने गिरेबान में भी तो झांको। मगर दोस्तों, निर्लज्जता का ऐसा नंगा नाच खेला जा रहा है कि इसे देखकर बेशर्मी को भी शर्म आ जाए, कसम से। मगर इन सब के बावजूद एक ऐसा सेक्शन है सोशल मीडिया और मीडिया में कि जिनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वो बेचारा इतना तिलमिलाया हुआ है कि पूछो मत। किसानों के सबसे बड़े हमदर्द राकेश टिकैत को सुनिए। उनका कहना है कि इस मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। रेप और हत्या हुआ उसके लिए कानून है देश में, लेकिन पूरे देश में उसी को पिछले 10 दिन से उसको उठाना। राहुल गांधी से इस बारे में किसी ने पूछा तो कहने लगे कि मुझे पता है आप ये सवाल पूछकर दूसरे मामलों से ध्यान हटाना चाह रहे हैं। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ सर। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अब क्या ही कहा जाए इन लोगों पर। एक लड़की के साथ ऐसी घिनौनी वारदात होगी, पूरी दुनिया इससे हिल गई, मगर इनकी तकलीफ ये है कि इस मामले पर अगर ये कुछ बोल देंगे तो बीजेपी को फायदा ना हो जाए। फिर चाहे देश में अपने हक के लिए लड़ रही लाखों लड़कियों के मकसद को झटका क्यों ना लग जाए, उनकी लड़ाई कमजोर हो जाए, मगर ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग अगर इस पर कुछ बोल देंगे तो इनकी चहेती लीडर कमजोर हो जाएगी और उस लीडर के जिहादी समर्थक नाराज हो जाएंगे। सिंपल। दूसरी तरफ ऐसे दोगले कंटेंट क्रिएटर्स की भी बाढ़ आ पड़ी है दोस्तों, जो इस घटना के बाद से अपने घरों में बंकर खुदवाकर उसके अंदर छिप गए। गोबर गैस के फायदे बताने से लेकर घर पर चुन्नियां कैसे डाई करें तक दुनिया के हर मामले पर एक्सप्लेनर बनाने वाले शॉर्ट वीडियोस बनाकर पहली फुर्सत में निकल गए। उन वीडियोस में भी ये लोग बाकी स्टेट्स में हुई 3 घटनाओं को गिनाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेप कहां नहीं होते। ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हादसों के पीछे एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में जिम्मेदार है। वाह रे अकल के दुश्मनों वाह। बेशक ऐसी घटनाएं हर स्टेट में होती हैं, मगर आज जब पूरे देश की निगाहें कोलकाता पर हैं और बात सिर्फ रेप की नहीं है, उस घटना के बाद राज्य सरकार के रवैये की हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए स्टेट गवर्नमेंट को डांट लगाई है कि तुम इस मामले से ठीक से क्यों नहीं निपट रहे। तो ऐसे टाइम में तुम उस सरकार के काम करने के तरीके के बारे में बात न करके रेप के सिर्फ सोशल एस्पेक्ट पर बात कर रहे हो। जब तुम एक के बाद एक वीडियोस बनाकर यह साबित कर सकते हो कि फला नेता तो डिक्टेटर है, तो भैया रेप की इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा गया। क्या तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि ये कैसी डेमोक्रेसी है? मतलब अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने वाला क्या तुम्हें डिक्टेटर नहीं दिखता? हेलो, रेप की हर घटना के बाद ममता के बयान को गिनवाकर क्या ये नहीं पूछ सकते कि क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए, वो भी रेप के मामले में एक महिला मुख्यमंत्री को? मगर बड़ी चालाकी से कुछ लोग ऐसे मामले में स्टेट गवर्नमेंट पर बात न करके उसे एक सोशल प्रॉब्लम बताते हैं और उस पर ज्ञान देने लगते हैं। और ये भी बड़ा अजीब लॉजिक है कि फला फिल्म लोगों को रेपिस्ट बना रही है। वाह, अरे चचा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुन्ना भाई देखकर ये देश गांधी नहीं बन पाया तो एक एनिमल फिल्म देखकर क्या ये देश रेपिस्ट बन जाएगा? बताओ। फिल्म कमजोर लोगों के मन पर असर डालती है, लेकिन इंसान बनता वही है जो बेसिकली वो होता है। एनिमल या कबीर सिंह तो करोड़ों लोगों ने देखी है, लेकिन अगर सोसाइटी में कुछ रेप हो जाएंगे, दुष्कर्म हो जाएंगे, तो तुम कहोगी कि ये सब फिल्में कर रही हैं। वाह बेटा वाह। नहीं वाह,
कश्मीर में आज भी आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के जस्टिफिकेशन में कुछ लोग कहते हैं कि आप लोकल लोगों से जुल्म करोगे तो वो हथियार उठाएंगे। अरे भाई, ये क्यों नहीं समझते कि जुल्म तो 7 लाख कश्मीरी पंडितों पर भी हुए, घर से बेघर तो वो बेचारे हुए, उनमें से कितनों ने हथियार उठा लिए बताइए। आखिर में इंसान करता वही है जो उसका नेचर होता है। कश्मीरी पंडित एक पढ़ी लिखी कौम थी, तो उन्होंने अपनी इस काबिलियत के दम पर दुनिया में लोहा मनवाया। और जो लोग जुल्म की बात बोलकर हथियार उठा रहे हैं, वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको आता ही वही है। इसलिए ये लॉजिक मत दो कि फलां फिल्म या फलां घटना किसी को बलात्कारी या आतंकी बना देती है, समझे? बकवास है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लोगों को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, और उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए ये भी दिखाना है कि हम तो कितने ऑब्जेक्टिव हैं। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि भाई बंद करो ये नौटंकी। इस हमाम में तुम लोग ना एक जितने नंगे हो। तुम्हारा नंगापन देखकर खुद हमाम ने शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। इसमें और बेशर्मी तो प्लीज भगवान के लिए मत दिखाओ। मगर तुम लोग मान नहीं रहे हो, तभी तो किसी राकेश टिकैत को इस घिनौनी वारदात के बाद भी ये लगता है कि इसे ज्यादा तूल दे दिया गया है। मतलब जो राकेश टिकैत ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ये बोल रहे थे कि अगर महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए, वही टिकैत आज रेप के मामले में ये बोल रहा है कि इसे ज्यादा तूल दिया गया है। इसी बात से आप अंदाजा लगाइए कि इन्हें असल में औरतों से कितनी हमदर्दी है। किसी को यह मामला ज्यादा तूल दिया लगता है, कोई इसे सोशल इशू बताकर रफा दफा कर रहा है, और कोई सो कॉल्ड भावी प्रधानमंत्री इस सवाल में पत्रकारों की साजिश ढूंढ रहा है। और अब क्या ही कहा जाए दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि इस सारी पॉलिटिक्स की बातों में असल मुद्दा न छूट जाए। वो असल मुद्दा जिसका जिक्र हमने अपनी पिछले वीडियो में भी किया था। मुद्दा यही कि औरतों की सेफ्टी को लेकर सख्त कानून बने, वर्क प्लेस पर उनका हैरेसमेंट बंद हो, ऐसे मामलों में विक्टिम को जल्दी इंसाफ मिले। और अगर हम कुछ दिनों में ये सब भूल गए ना दोस्तों, तो फिर से वही होगा जो 2012 के निर्भया कांड के बाद से हो रहा है। तब एक गुस्सा था और धीरे धीरे हालात वैसे ही हो गए। मगर इस बार तस्वीर बदलनी चाहिए, हमें इसको भूलने नहीं देना है। बाकी इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे ज्यादा गलती इस पूरे केस में आपको किसकी लगती है, उसका भी नाम जरूर लिखें। और ये वीडियो अगर सचमुच आपको सही लगी हो तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। इसे जरूर शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त से। बाकी हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस मुद्दे पर आगे भी हम जरूर बात करेंगे। सावधान रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।